नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार स्टेल के इस पॉडकास्ट में और मैं हूं ज्योति सोही। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। जब बात ग्रहों की चाल की आती है तो ग्रहों की चाल बदलते ही सभी राशियां कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगती हैं। जब बात देवगुरु बृहस्पति की आती है तो उससे जहां कुछ राशियों को शुभ फल मिल सकता है तो वहीं कुछ राशियों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति गोचर कर चुके हैं कर्क राशि में और वो भी 2 जून को। अब इनका गोचर किस तरह से इस राशि के जातकों को प्रभावित करेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी पाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य जेपी सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर, हमारे व्यूवर्स हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं बृहस्पति के गोचर को लेकर, लेकिन उन सभी सवालों को लेने से पहले हम आपके कार्य के ऊपर बात करेंगे कि 33 साल से आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सर्वप्रथम ओम गणपताय नमः। देखिए, ज्योतिष के सफ़र की अगर आप बात कहें तो ये परमात्मा ने मुझे चुना, ज्योतिष को मैंने नहीं चुना। जहाँ अगर आप ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष वह ज्ञान है जिसकी चर्चा आप जब भी करते हैं तो वो ईश्वरीय शक्ति की बात होती है, ग्रहों की बात होती है। तो जब आपको ईश्वर चुनते हैं तभी आप ज्योतिष कर सकते हैं। जो ज्योतिष सिर्फ सुनने के लिए, सुनाने के लिए करते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक बुकिश नॉलेज वाली बात हो जाती है, वो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। जब आप ज्योतिष को एक आराधना की तरह, एक तपस्या की तरह लेके चलते हैं तो वो जीवन भर चलती है। और जैसे आज 33 वर्ष हो गए हैं तो वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने इसको एक पूजा की तरह से लिया है और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। एक हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह मैंने देखा है और मैं हमेशा यही जानता हूँ कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जानना है। जब भी मैं कोई पत्रिका देखता हूँ तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि हाँ, आज कुछ नया सीखेंगे, आज कुछ नया देखेंगे। तो यहाँ निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ज्योतिष ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने ज्योतिष का एक प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया। उसको ज्वाइन करवा दिया गया है। उसके ग्रह, जिस बृहस्पति की आप चर्चा कर रहे हैं, आज बृहस्पति की अगर आप बात करें तो बृहस्पति मुख्यतः है वह ग्रह है जो आपको ज्योतिष का ज्ञान देता है, क्योंकि ये डीप थिंकर है, ये फिलॉसफर है। बृहस्पति जब भी आपकी पत्रिका में केंद्र भाव में आएगा या आपके दशम को प्रभावित करेगा तो निश्चित तौर पर व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में आ जाएगा। यहाँ इंट्यूशन सबसे ज़रूरी है ज्योतिष के लिए, और इंट्यूशन बृहस्पति, शनि और ख़ास तौर पे केतु, ये 3 ग्रह ही देते हैं मुख्यतः, जो सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। इसमें शनि संयोग करते हैं, शनि वहाँ वो वाणी देते हैं जो व्यक्ति के लिए सत्य हो जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग वह करता है। और वह कई बार, क्योंकि मैं ऐसा एक खास तौर पे व्यक्ति हूँ जिसके लिए लोग मुख्यतः ये कहते हैं कि आप बहुत कड़वा सच बोल देते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि मैं शनि से थोड़ा सा प्रभावित हो जाता हूँ और जीवन में लाग लबेड़ की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ जो है वो कह देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में कोई त्रुटि है या कमी है तो उसे बता देनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आज की गोचर की आप बात कर रहे हैं, बृहस्पति उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, सबको लाभकारी होंगे, सबके लिए अच्छे हैं। पर ये उन लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, ये कटु सत्य है, जो अपने जीवन में किसी तरह से किसी का अहित करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति वहाँ लाभ देने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे 10 लाख का पुखराज पहनिए या 10,000 का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जीवन आचरण कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, बृहस्पति उससे आपको प्रभाव देने वाले हैं। आपकी जीवन शैली कैसी है, उसके आधार पर बृहस्पति आपको प्रभाव देने वाले हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि बृहस्पति इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है और वो कैसा अपने जीवन में चल रहा है, जिस पर बृहस्पति का उसे शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। सर, आप पिछले 33 साल से इसी प्रोफेशन में हैं और आप अब तक 2.5 लाख के करीबन कुंडलियाँ भी देख चुके हैं। एक वो समय था जब आप पढ़ते थे और एक वो समय था जब आपने कुंडलियाँ देखनी आरंभ की, तो इन दोनों फेजेस में आपको क्या बदलाव लगा कि मतलब जो एक रियल लाइफ किसी बंदे के साथ बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट था आपके लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं बृहस्पति उच्च है, गजकेसरी योग है। ये बृहस्पति ही एक योग कई योग बनाते हैं जिसमें गजकेसरी योग है, और व्यक्ति के जीवन में वो फलित नहीं हो रहा है। वो गजकेसरी योग से उसकी कुंडली जुड़ी हुई है, वो हो नहीं रहा है वहाँ। तो वहाँ दिखता है कि उसका आचरण वहाँ ऐसा नहीं है। कारण वहाँ उसके नेचर में, उसके करेक्टर में वो कमियां आपको दिखाई देंगी। तो कहीं
खाली कुंडली देखकर आप ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति को ये सब कुछ मिलने वाला है। उसका स्वभाव, उसका सामने बैठना बहुत ज़रूरी है जी। कारण क्या है, जब आप कुंडली देखते हैं और वो व्यक्ति सामने बैठता है तो उसका ऑरा, उसकी फेस रीडिंग आपके सामने आ जाती है जी। और उस वक्त आपको पता लगता है कि दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अब आप छोटा सा उदाहरण दीजिए, जो विश्व प्रसिद्ध एक उदाहरण है जिसके लिए हम बार बार चर्चा करते हैं। रावण ने मेघनाद के लिए 9 ग्रह को बंदी बना लिया था जी। अब उस स्थिति में जब रावण ने ये स्थिति पैदा कर दी कि सारे ग्रह बंदी बना लिए जाएं और मेघनाद के फेवर में आ जाएं, उस समय भी शनिदेव ने एक स्टेप आगे कर लिया और अष्टम भाव में चले गए थे। तो उसका कारण ही बना अकाल मृत्यु। अब उनकी नेचर में क्या फ़र्क आया? कारण वहाँ पर स्वभाव में उग्रता आ गई, वहाँ पर अहंकार बढ़ गया और उसी अहंकार के कारण वह राम को पहचान नहीं पाए कि वह स्वयं विष्णु है, वो क्या कर सकते हैं, क्या करने आए हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बृहस्पति के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, 9 ग्रह और 12 राशियाँ, मैं इस तरह से मान के चलता हूँ कि परमात्मा ने एक तरह से 9 सिपाही बनाए हैं और 12 फंडामेंटल रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आप नहीं चले तो ये 9 सिपाही आपको पकड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल तैयार कर देंगे कि हाँ आप यहाँ रुक जाइए, अब आप यहाँ रुक जाइए। देखिए छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अब ये गजकेसरी योग कौन बनाता है? बृहस्पति के साथ चंद्रमा। अब चंद्रमा वह ग्रह है जो सबसे सौम्य माना जाता है, सबसे हल्का माना जाता है जी। अब चंद्रमा ही पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है। चंद्रमा के प्रभाव में व्यक्ति ऐसी बातें करने लगता है जिसको आप कई बार ये कह देते हैं, क्योंकि अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, पागल खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूनर असाइलम। लूनर किसे कहते हैं? चंद्रमा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा इतना शक्तिशाली है। तो किसी भी ग्रह को आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही है या इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं है, मेरी पत्रिका में तो सर्वाधिक बली ये है या मुझे इसी ग्रह का बल चाहिए। नहीं, आपको 9 ग्रह का बल चाहिए। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण तभी होता है जब 9 ग्रह उसके साथ होते हैं। और 9 ग्रह को खुश करने का तरीका एक ही है, अपने स्वभाव, अपने करेक्टर पर ध्यान रखना। अगर मैं आपसे अपशब्द बोलता हूँ, मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे या मेरे लिए वैसी ही भावना रखेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप मेरे किसी एक चीज़ को देख के प्रभावित हो जाएं और मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दें। तो इसलिए मुझे पूरा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो 9 ग्रह वह सिपाही हैं जो हमेशा तत्पर हैं और बृहस्पति वह है जो आपकी वाणी, आपकी विचारधारा दोनों को प्रभावित करते हैं। तो जब भी मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि हम पर्टिकुलर एक चीज़ को मान के चलें कि एक व्यक्ति की पत्रिका जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि जो लिखा है वही होने वाला है। नहीं, कई बार हम ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में जो लिखा है वही होगा ना, ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को प्रभावित भी कर रहे हैं। किसी की कुंडली बहुत ख़राब है पर उसके कर्म बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपने बुरे बुरे ग्रहों के प्रभाव को भी टालता हुआ चला जाएगा। जैसे गर्मी का मौसम है और आपने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, तो जितना मर्जी आप एसी में बैठिए, जितना मर्जी ठंडी चीज़ें खाइए, आपको गर्मी लगने वाली है। और अगर आपका खान पान भी ऊपर से गर्म हो जाए, आप बादाम काजू खाना शुरू कर दें, तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो यानी कि आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों में जो आपका प्रश्न है यही डिफरेंस है कि खाली कुंडली देखना और व्यक्ति के व्यक्तित्व को और उसकी नेचर को देखना, बड़ा अंतर आता है। और खाली पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं है, आपको उसको गुड़ना भी पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है ज्योतिष कितनी विशाल है, कितनी गहर है कि समुद्र की गहराइयों तक चली जाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को छोड़ते हुए उसके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कैसे हैं, समाज में उसका स्वभाव कैसा है, वह व्यक्ति खुद जो अपने आप से योगदान दे रहा है समाज के प्रति, वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उसकी पत्रिका से पता लग जाती हैं। और ख़ास तौर पे वह अपने आप को कितना बदलना चाहता है ये भी देखने को मिलता है। कई लोग सिर्फ सामने वाले से उम्मीद करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एस्ट्रोलॉजी के लिए लोग उम्मीद क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मेरा जीवन बदल जाएगा, या एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी वजह से मेरे को ये सहूलियत मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि ये फाइनेंस को संभालते हैं,
जबकि ऐसा है नहीं। फाइनेंस में योगदान करते हैं, बृहपति वृद्धि के पति हैं तो वृद्धि करते हैं, लेके नहीं आते हैं। अब वृद्धि तभी करेंगे जब आप उस तरफ कार्यसर होंगे, अग्रसर होंगे, उस चीज़ के लिए कुछ कर रहे होंगे। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, किसी व्यक्ति को शादी करनी है या उसकी शादी नहीं हो रही है, बृहस्पति कारक है विवाह का, क्योंकि वृद्धि, परिवार की वृद्धि होनी है। तो अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के स्वभाव को देखना जरूरी है, उस व्यक्ति के आचरण को देखना जरूरी है, और साथ में वह व्यक्ति अपने जीवन में उसके लिए क्या विचारधारा रखता है। कारण कई बार मैं ये देखता हूँ कि बृहस्पति को समझने में हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो ये भूल है कि हम ये सोचते हैं कि बृहस्पति स्वयं से कुछ दे देगा। वह आपको जब तक नहीं देगा जब तक आप उसके अनुकूल नहीं होंगे जी। अगर आप देखें इस वक्त बृहस्पति उच्चस्थ राशि और पुनरावसु नक्षत्र में है। अब पुनरावसु नक्षत्र क्या है? पुनरावृत्ति, दोबारा से रोशनी आपकी तरफ आपको जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको इनहेंस कर देना, बढ़ा देना। अब ऐसी स्थिति में आप एक चीज़ मान के चलिए, जब बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में हैं तो वो उन सारी चीज़ों को बढ़ाते हुए चले जाएंगे जो आप कर रहे हैं। अच्छा। अब आप ये मत सोचिएगा कि वो शुभता ही बढ़ा देंगे। अगर आप अशुभता कर रहे हैं तो वो अशुभता को ही बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन सर किन राशियों के लिए ये शुभता बढ़ेगी और किन कुछ राशियों पे भी निर्भर करता है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है आपकी, राशियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, पर राशियों में व्यक्ति विशेष का स्वभाव, उदाहरण के लिए मिथुन राशि के लिए सर्वोत्तम है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, मिथुन राशि, मिथुन लगन को उठा लीजिए, मिथुन राशि के साथ में तो ये द्वितीय भाव में बैठ गया। अब द्वितीय भाव में जब बैठा तो द्वितीय भाव है धन भाव, वाणी स्थान। अब धर्म की वृद्धि करना बृहस्पति का सबसे पहला स्वभाव है, व्यक्ति को सौम्य बनाना, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं जी। अब बृहस्पति की सबसे बड़ी बात अगर आप मान के देखें, हम 12 साल बाद इसको देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि 12 साल बाद कुंभ का मेला भी आता है। वो कब आता है? जब कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं। अब इस चीज़ को उठाकर आप देखिए कि बृहस्पति की कितनी महिमा है। अब बृहस्पति जब मिथुन राशि के साथ में द्वितीय भाव में ये संयोग बनाएंगे तो उनके अंदर पूजा पाठ के लिए एक स्वभाव बनेगा, साथ में उनके अंदर एक नेचर बनेगी कि हाँ वह दूसरों पर दया करें। पर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं या इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, जबकि ऐसा मिथुन राशि करती नहीं है, बहुत रेयर चांस है कोई ऐसा व्यक्ति हो, बट अगर मैं कहता हूँ कर रहे हैं तो बृहस्पति कैसे लाभ देंगे? दूसरी वृश्चिक राशि को निश्चित तौर पर लाभ देना चाह रहे हैं। अब वृश्चिक राशि को लाभ तभी मिलने वाला है जब वृश्चिक राशि अपने स्वभाव को बदल ले। वृश्चिक का अगर आप साइन उठाकर देखें, उसका चिन्ह देखें बिच्छू। अब वृश्चिक राशि को एक स्वभाव मिला है बदला लेना या क्रोधित होना। अब अगर वह क्रोध में दूसरों से बदला ही लेता रहे या अपने स्वभाव में उग्रता रखे तो बृहस्पति क्या फल देने वाले हैं? जबकि लाभ मिलने वाला है, लाभ स्थान पर है। अगर इसके साथ में मीन राशि को देख लीजिए, मीन राशि के लिए बहुत लाभकारी हैं। ये 3 राशियां सर्वोत्तम लाभकारी हैं इस वक्त। अच्छा। अब इन 3 राशियों में मीन राशि की स्थिति देख लीजिए। मीन राशि में शनि बैठे हैं। हाँ जी। उनकी 7.5 चल रही है। 7.5 में व्यक्ति बहुत खिन्न होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना कर रहा होता है, बिखरा हुआ। और उस स्थिति में अगर व्यक्ति धर्म को छोड़ दे, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब व्यक्ति परेशान होता है या बहुत खिन्न होता है तो वो कहता है भगवान तो है ही नहीं, वो मेरी सुनते ही नहीं है। जब वो ऐसी बात करने लगेगा तो बृहस्पति रुष्ट हो जाएंगे, वो देना बंद कर देंगे। तो आप खुद सोच के देखिए, खाली ये कह देना बहुत अच्छा होगा कि मिथुन वृश्चिक मीन के लिए बहुत लाभकारी है। कृतज्ञता होनी जरूरी है। आपके स्वभाव में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो बृहस्पति को लेने के लिए जरूरी है। देखिए आंखें, मुझसे कोई कहता है कि जी आप क्या किसी का भाग्य बदल सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बदल सकते हैं साहब। आंखें होंगी तो चश्मा लगेगा, अंधे को चश्मे जितने मर्जी लगाइए कुछ नहीं होने वाला। आंखें होनी चाहिए ना। तो मेन बात यही है कि यहाँ सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर वो स्वभाव हो, आपके प्रति बृहस्पति से लेने के लिए वो रिसीवर पॉइंट है कि आप वो रिसीव कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मिल सकता है, और वो मैं कहता हूँ 12 राशियाँ ले सकते हैं। हाँ, उनके लिए चांस बढ़ जाता है। जैसे मीन
और वृश्चिक के लिए जो मैंने बताया, मिथुन राशि के लिए बताया, इनके लिए चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ये सबसे निकटतम प्रभावित होने वाली राशियां हैं जी। पर अगर ये भी ना ले पाएँ तो ये दुर्भाग्यशाली होंगे, क्योंकि इस स्थिति में मैं मान के चलता हूँ अगले 12 महीने इनके जीवन में वो परिवर्तन लेके आ सकते हैं। हाँ, हालांकि बीच में एक समय आएगा जब बृहस्पति वक्री होंगे, खास तौर पे 12 अगस्त के आसपास का समय जी, होगा। जी। ऐसी स्थिति में जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में सर्टन चेंज पैदा करते हैं और वह डिसीजन गलत कर बैठता है। तो मैं कहता हूँ जब वक्री या अस्त हो तो थोड़े से अपने डिसीजन रोक लेने चाहिए, थोड़े टाइम के लिए टाल देना चाहिए। अगस्त सितंबर का जो समय है उस पीरियड के अंदर अपने डिसीजंस को रोक लीजिए, अदरवाइज बृहस्पति आपको लाभ देने को तैयार बैठे। जैसे 2 जून को सर हम सब जानते हैं कि अपनी उच्च राशि में आ चुका है बृहस्पति, तो ये जो गोचर है ये अन्य गोचर से कैसे डिफरेंट है? देखिए, खास तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा यहाँ पर। जो रोज परिवर्तित होता है उसकी कोई चर्चा करता है? जिसका रोज स्वभाव सुबह शाम तक बदलता हो उसके बारे में आप बात करेंगे? आप एक उस व्यक्ति के बारे में कहेंगे जो हर थोड़ी देर बाद गुस्सा हो जाता हो या हर थोड़ी देर बाद हंसता रहता हो? नहीं। जो साल में एक बार ही ऐसा करता हो जी, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। हवाई जहाज अगर क्रैश करता है या पानी का जहाज डूबता है तो उसकी चर्चा होती है। कागज की नाव तो रोज डूबती है, कौन पूछ रहा है, बच्चे तो रोज बहाते हैं। अब बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह है, विशाल ग्रह है, इसकी परिवर्तन और जिसका जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव होता हो, बृहस्पति के कारण ही हमारी फसलें पकती हैं, बृहस्पति के कारण ही प्रजनन शक्ति बढ़ती है, बृहस्पति ही व्यक्ति की मेरुदंड को संभालता है, हमारी स्पाइन का कारक है बृहस्पति, बृहस्पति ही हमारे लीवर का कारक है। आज लीवर एनलार्जमेंट की बहुत प्रॉब्लम सुनने को मिलती है, ये बृहस्पति की ही देन होती है। जब ऐसा ग्रह परिवर्तन करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होगी, और वो भी जब अपनी उच्चस्थ राशि में होगा। निचस्थ राशि की चर्चा नहीं होती है, उच्चस्थ राशि की होती है, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ के लिए ही हमेशा तत्पर रहता है कि मुझे लाभ कहाँ से मिलने वाला है। तो ये लाभ का समय है, और ये उच्चस्थ राशि में आते हैं तो 12 वर्ष बाद, ऐसे तो कई बार आ चुके हैं, 12 वर्ष बाद। आप एक व्यक्ति अगर 60 साल का है तो अब उठा के देख लीजिए, 4 बार देख चुके हैं। तो अब वो 4 बार देखने के बावजूद उसने लाभ लिया कि नहीं लिया, ये देखने योग्य बात है। पर मेन मानने की बात ये है कि मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ जाता है। कहते हैं, शेख सादी ने एक शेर कहा है इस पे, कहते हैं, किश्ती साबतो सालम थी तब मंजिल की तमन्ना कौन करे, ऐसी शिकस्ता किश्ती में मंजिल की तमन्ना कौन करे। जब किश्ती साबतो सालम थी, यानी जब मौका था, जब मैं उस पार जा सकता था, उस वक्त तो मैंने ध्यान दिया नहीं, और जब किश्ती डूबने वाली हो गई, उसमें छेद 1000 हो गए, उस वक्त मैंने ध्यान दिया। अब बृहस्पति जब उच्चस्थ राशि में आए तब तो मेरा ध्यान नहीं था कि मैं अध्यात्म में थोड़ी सी अपनी उन्नति कर लूं, तब तो मेरा ध्यान नहीं था कि मैं पाठ पूजा में थोड़ा सा और बढ़ जाऊं। जब बृहस्पति अपनी निचस्थ राशि में आ गए या विपरीत परिस्थितियों में आ गए, तब मुझे लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। भाई, जब आसान था तब तुमने किया नहीं, ढलान पे गाड़ी आराम से दौड़ती है, आपने तब तो किया नहीं। तो यही है कि इसलिए इस चीज़ की चर्चा आज हो रही है, क्योंकि ये वह समय है। चेत जाइए, अभी भी समय है, और अपने जीवन को अग्रसर बना लीजिए, इसका लाभ ले लीजिए। हर राशि को ये प्रभावित कर रहा है जी। हर एक को ये लाभ देने को तैयार है। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, सिंह लगन वाले लोगों के लिए ये द्वादश भाव में बैठा हुआ है। अब द्वादश भाव में बैठकर यहाँ पर देखिए, स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। ये स्थान की हानि भी कर देते हैं, जहाँ ये बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा दबा देते हैं, बृहस्पति की नेचर है। अब स्थान हानि का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर एक फायदा हो गया हमें। फायदा कैसे हो गया? स्थान हानि की अगर हम बात कर रहे हैं तो द्वादश में बैठकर खर्चों को कम कर रहे हैं। खर्चे का घर है 12वां, अब खर्चे को कम कर रहे हैं। वहाँ से 12वें भाव से बैठकर षष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि डालते हैं, तो हमारे शत्रुओं को भी शांत करते हैं, हमारे रोग ऋण को भी शांत करते हैं। तो ये एक अच्छा समय है, तो सब राशियों के लिए अच्छा हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लेना आना चाहिए, अगर आप ले सकते हैं, और साथ में अपना स्वभाव से देखिए। इस समय में जितनी पाठ पूजा कर ली जाए उतना अच्छा है, इस समय में जितना दान पुण्य कर लिया जाए उतना अच्छा है, बृहस्पति आपको उतना लाभकारी होंगे। देखिए, इस युद्ध के समय में पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है जी। इस स्थिति में भी आप देखें, दया और करुणा बढ़ेगी,
क्योंकि चंद्रमा की राशि में बृहस्पति है। चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस को बढ़ाता है। इमोशंस के अंदर बृहस्पति का बैठ जाना, जैसे खीर में केसर डल जाना। खीर देखने को तो सफेद है पर केसर आकर उसको पीला रंग दे देता है। तो वैसे ही यहाँ पर वो खीर में केसर है ये, तो उसी तरह से उसके स्वाद को भी बढ़ाएगा, उसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। अब इस समय का लाभ लेना आपको आना चाहिए। और जो ज्योतिष के संग में है, यानी ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं, जो पॉडकास्ट इस वक्त सुन पा रहे हैं, देखिए खाली आप ये सोचें कि किसी व्यक्ति को आप ज्ञान दे सकते हैं या आप देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो लेना चाहता भी है कि नहीं। अब कई लोग होंगे इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते बीच में चेंज कर देंगे। हो सकता है अगली लाइन उनके काम की हो और उससे पहले उन्होंने इसको चेंज कर दिया, तो ये उनका दुर्भाग्य है। और वह भाग्यशाली हैं जो सुन के आधा घंटा 1 घंटा टिक के बैठे हैं, सुन रहे हैं और उस पर अमल करने लग जाते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं। निश्चित तौर पर जीवन में परिवर्तन होगा। आप यकीन मानिए, बृहस्पति वह ग्रह है जो आपके घर में हर जगह बिखरा हुआ है। चाहे आपकी किचन हो, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे आपका टॉयलेट हो, हर जगह आपको बृहस्पति देखने को मिलेगा। और आपके जीवन के हर क्षेत्र में बृहस्पति आता है। आपका गुरु बृहस्पति है, आपका टीचर बृहस्पति है, आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर में दादा दादी नाना नानी बृहस्पति हैं, आपके आसपास हर जगह बृहस्पति है। आप बृहस्पति किसी एक ग्रह को मान के बैठे हैं जो वहीं दूर आकाश में बैठा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके आसपास है, हर जगह। देखिए आचार्य जी, कई बार होता है कि कुछ लोगों की अपने माता पिता से नहीं बनती, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि उनका बृहस्पति खराब है? नहीं, यहाँ पर माता पिता का कारक चंद्रमा और सूर्य हैं। अच्छा, अगर सूर्य पीड़ित होगा तो पिता से नहीं बनेगी, चंद्रमा पीड़ित होगा तो माता से नहीं बनेगी। और अगर टीचर से नहीं बन रही है तो या अपने बॉस से नहीं बन रही है तो बृहस्पति पीड़ित है जी। क्योंकि बॉस भी तो सिखाना चाह रहा है, टीचर भी तो सिखाना चाह रहा है, और वहाँ नहीं बन रही है तो इट मीन्स बृहस्पति पीड़ित है। तो जैसा आपने बताया था कि अभी जुलाई में वक्री हो जाएंगे बृहस्पति, तो उस समय लोगों को किन सावधानियों को बरतना चाहिए कि ताकि वो इस चीज़ से बच सकें? ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, बहुत जल्दबाजी ना करें। कारण क्या है, कई बार क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेशन में जल्दबाजी कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मिथुन राशि की आप बात करें, मिथुन लगन की बात कर लें, जैसे वो लव मैरिज करना चाह रहे हैं जी, और अपने फैमिली वालों को बता नहीं पा रहे थे, अब मौका है बताने का। अब बताने का मौका है तो अच्छी बात है, पर इससे पहले आप उस व्यक्ति को पूरी तरह जज कर लीजिए, उस पत्रिका को मिलान कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है। दूसरी बात, यहाँ ये तो विवाह के संदर्भ में हो गया। अब विवाह में दूसरी एक और स्थिति बनती है कि हम जैसे मान लीजिए हमने सगाई कर दी है और उसके बाद संबंधों में कहीं तनाव आने लगा और हमने डिसीजन लिया कि हम रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, हमें विचार करना है कि क्यों तनाव आया, किस लिए आया और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर इस समय पे आया है तो आगे तो हम इसका और लाभ ले सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को संभालते हुए अगर हम चलेंगे तो बृहस्पति हमें लाभ दे देंगे, क्योंकि ये एक विपरीत परिस्थिति बनती है। तो उस समय हमें समझना होगा कि ये ग्रह दशा का प्रभाव है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्विक डिसीजन नहीं लेना, एकदम उस चीज़ को स्टबन होकर मान नहीं लेना कि नहीं छोड़ दो, इस रिलेशन को तोड़ दो। नहीं, हो सकता है वो 2-4 दिन की बात हो, उसके बाद ठीक हो जाए। साथ ही जैसे संतान उत्पत्ति की बात है, बृहस्पति संतान उत्पत्ति में सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। अब बृहस्पति अगर आपके पीड़ित हो रहे हैं और कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि जहाँ आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो उन महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगा ये सबसे अच्छा मौका है, बृहस्पति उच्चस्थ है जी। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि संतान और विवाह, इन दोनों में जिस तरह से बृहस्पति का एक खास अहम रोल है, तो कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि आजकल डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल 6 महीने की शादी, 1 साल की शादी के बाद तो डाइवोर्स होना जैसे बिल्कुल एक आम बात हो गई है, और युवाओं में तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम देखते हैं कोर्ट कचहरी में ये सबसे ज़्यादा केसेस शायद यही होंगे, और आजकल भी बहुत सारे डाउरी केसेस हम आजकल खबरें भी सुन रहे हैं। तो इसको बृहस्पति से ही ये चीज़ें प्रभावित हो रही हैं कहीं ना कहीं, जैसा आप बता रहे हैं। एक खाली बृहस्पति नहीं है इसमें, बृहस्पति कुतर्क, बृहस्पति के अभाव में कुतर्क होना लग जाता है, जिसे कहें बहस या बिना बात के अनर्गल बातें। बृहस्पति आपको ज्ञान देता है, बृहस्पति आपको तार्किक बुद्धि देता है, आपको फिलोसफिकल माइंड देता है,
अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार बृहस्पति जब लग्न में बैठता है और वह व्यक्ति को दुष्प्रभाव देने लगे तो व्यक्ति कुतर्क भी करने लगता है, बहुत अड़ियल भी हो जाता है, बहस करने लगता है। पर मेरा मानना है कि देखिए, अब गोचर स्थिति में खास तौर पे एक और चेंज आने वाला है, जबकि हमारा टॉपिक नहीं है, मैं उस टॉपिक से थोड़ा हट के जा रहा हूँ कि 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, सब में परिवर्तन हो रहा है। आप खाली बृहस्पति के परिवर्तन की बात नहीं कर सकते जी। अब मिथुन में सूर्य आने वाले हैं, इस 15 तारीख को ही आ जाएंगे। अगर आप देखें तो आप ये मान के चलिए कि जब सूर्य जब मिथुन राशि में आएंगे तो उनके स्वभाव में उग्रता आएगी, और ख़ास तौर पे हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी ही एक नेचर है। देखिए, 9 ग्रह 12 राशियों के साथ में हज़ारों लोगों का अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना स्वभाव है। हो सकता है कई लोग मुझसे एग्री हों, डिसएग्री हो, मैं इसको मान के चलता हूँ। पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जब हमारे समाज की परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रभाव कौन देता है, हमारे ग्रह। आप कॉमन तौर पे देखने को मिलेगा आपको कि ये सारी जगह हो रहा है। जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि डिवोर्स की स्थिति देखने को मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ऐसा हो रहा है। अब बृहस्पति की मीन राशि है, मीन राशि में ही शनि बैठे हैं। अब जब शनि मीन राशि में बैठे हैं, 12वीं राशि है काल पुरुष की, अब ऐसी स्थिति में आप देखिए व्यक्ति अनायास उलझने लग जाएगा, बहस करने लगेगा। आप समाज में भी देखिए कि आपको दिखने लगेगा कि छोटी छोटी बातों पे बहस होने लग जाएगी, छोटी छोटी बातों पे हम डिसीजन लेने लग जाते हैं। वो क्यों होने लगता है? वो गोचर का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। खास तौर पे एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट वो नहीं है जिसमें आप खाली कुंडली को लेके ही डिस्क्राइब करें, आपको गोचर को भी देखना पड़ेगा कि गोचर में क्या प्रभावित होने वाला है। हम आज गोचर की ही चर्चा कर रहे हैं। तो जब गोचर के प्रभाव की वजह से ऐसा स्वभाव आता है तो बृहस्पति निश्चित तौर पर ही डाइवोर्स की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? अध्यात्म को बढ़ा देना चाहिए। पाठ पूजा, जब आप पाठ पूजा करने लग जाएंगे, सेवा करने लग जाएंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे। मैं देखिए छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं सबसे अधिक उपाय एक छोटा सा देता हूं कि आप बुजुर्गों की सेवा करें, फिर ये उनके पैर छूइए। देखिए, हमारे समाज में पैर छूने की प्रथा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वहाँ आशीर्वाद मिलने वाला है, अपने अहंकार को नतमस्तक भी तो करना है हमें जी। आप कभी कि किसी को भी, बच्चे को भी देखिए जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो, बहुत एग्रेसिव हो, उसको आदत डाल दीजिए कि सुबह उठ के सब बड़ों के पैर छूने हैं। निश्चित तौर पर आप देखिएगा उसके स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा जी। क्यों? क्योंकि वो झुकने लग गया है, और जब झुकने लगता है तो निश्चित तौर पर जान लीजिए उसके स्वभाव में परिवर्तन आना है। तो आप भी अपने स्वभाव को बदलने के लिए सबसे आसान उपाय है, मंदिर के बाहर जाइए, कोई भी अनजान व्यक्ति मिले जो आपसे उम्र में बड़ा दिख रहा है, उसके पैर छू लीजिए जी। बड़ी अहंकार को चोट पहुंचती है किसी अनजान के पैर छूना, क्योंकि अपने अहंकार की तुष्टि तो तब होती है जब किसी जानकार के छूते हैं और वो बड़ी वाहवाही करता है, देखो कितना ज्ञानी व्यक्ति है, कितना अच्छा बच्चा है। पर किसी अनजान के छूएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी देखेगा कि हाँ ये पैर छू रहा है, और आपको भी लगेगा कि मैंने कैसे छू लिया। और ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति के जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं है, या बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति है, जमादार है या कोई सफाई करने वाला, या कह लीजिए किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, आप उसके पैर छू लीजिए, बृहस्पति प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अहंकार को नतमस्तक कर दिया है, और वहाँ आपके स्वभाव में नम्रता आ जाएगी, और वो नम्रता कहीं ना कहीं रिलेशंस को डेवलप कर बेहतर बनाएगी। खाली एक चीज़ नहीं है कि आप बृहस्पति को उच्च करने के लिए पुखराज पहन लीजिए, वो पहनना अच्छी बात है, स्वभाव में परिवर्तन लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जरूरी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, उनको समझ लीजिए। जैसा कि आपने बताया कि मेरा सवाल बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था कि हाँ किस तरह से डिवोर्स केसेस में ग्रहों की दशा हमारी मुख्य रोल अदा करती है, तो आपने तो सर काफ़ी लंबा एलैबोरेट करके इसे हमें समझाया और दर्शकों को भी समझ आया। लेकिन अगर आज हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो कुछ ही 1 मिनट के अंदर वो पूरी कहानी को बयां कर देते हैं, या फिर 30 सेकंड के अंदर पूरी बात कह देते हैं अपनी। तो आपको क्या लगता है कि ये ज्योतिष के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है? देखिए, अगर आप ज्योतिष को सिर्फ एक तरह का कैलकुलेशन और ज्योतिष को सिर्फ एक तरह से ये मान के चलेंगे कि क्विक रेमेडी का सोल्यूशन का एक तरीका है, तो निश्चित तौर पे अधूरा ज्ञान होगा, और वो अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। क्योंकि ज्योतिष को आज रील्स में 30 सेकंड की रील्स में अगर समझा जाता है, और रेमेडीज़ के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल
एक बहुत कॉमन से रेमेडी है, बृहस्पति के लिए कही जाती है, केसर का तिलक करिए। हाँ जी। किनको नहीं करना है, कब नहीं करना है, किस समय करना है, कुछ कोई नहीं बताया, जानकारी नहीं है। कुछ नहीं बताया जा रहा। आप 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में बांध कर रख लीजिए, बृहस्पति उच्च हो जाएंगे, धनवान कर देंगे आपको, क्योंकि सुनने वाले ने मांगा ही नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई है। वो कह रहा है 30 सेकंड में रेमेडी दीजिए, वो 30 सेकंड में रेमेडी दे रहा है अगला, और वो हिट हो रही है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है और ना कोई जानना चाह रहा है कि हर एक चीज़ के लिए मुहूर्त होता है, समय होता है, विधि विधान होता है, कुछ लेना देना नहीं है, और हम उसको कर रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि ज्योतिष कई बार डिफेम भी होता है, और वो हम फिर बच्चे क्या कहते हैं, आज ही के बच्चे, हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ होता नहीं है। होगा कहाँ से जब आप गलत करेंगे? जी। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली आपको समझनी चाहिए कि 30 सेकंड में या 1 मिनट की रील में अगर आप ज्योतिष समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पे अपना घाटा कर रहे हैं। आपको विस्तार में उसको समझना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे खाना 30 सेकंड में मिल जाए, तो आप सोचिए वो कैसा खाना होगा। जी। आप फास्ट फूड के ज़माने में आप टेस्ट की बात करें और वो भी पौष्टिक खाने की बात करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको पौष्टिक चाहिए तो समय निकालना पड़ेगा। जैसे आपने समय की बात की, तो हम शिक्षा की जब बात करते हैं तब भी बृहस्पति देवगुरु की बात आती है, जो ज्ञान के देवता, ज्ञान के ग्रह कहे गए हैं। तो जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, बच्चों का रिजल्ट आया 12th का, 10th का, और क्या उसका जो बच्चों की शिक्षा है, कुछ लोगों का, बच्चों का मन नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 98 और 99 भी स्कोर करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर बृहस्पति की हम बात करते हैं, जिनका बृहस्पति नीच का होगा या फिर जिस जगह पर नहीं है कुंडली में, तो उन बच्चों के लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे? बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। शायद आपको पता नहीं कि आपने कितनों का भला कर दिया। मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि अभी कर्क राशि की तो हम चर्चा कर रहे हैं जी। सिंह राशि में जब बृहस्पति आएगा उसकी शायद कोई चर्चा नहीं करेगा। सिंह में केतु बैठे हुए हैं जी। और जब केतु के साथ में गोचर करेंगे, राहु से दुष्ट होंगे, गुरु चांडाल योग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जो लोगों को डिसीजन लेना है अपने कैरियर को लेकर, वहाँ दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति जैसे ही गुरु चांडाल योग में आते हैं, आदमी अपने डिसीजंस गलत करने लगता है, और ख़ास तौर पे कैरियर डिसीजन जो हैं वो गलत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने साइंस साइड से पढ़ा है और एंड टाइम पे आके कहता है मैं तो बिजनेस करूँगा। उसे जॉब करनी थी, जॉब की सारी तैयारी करता आ रहा था, एंड मोमेंट पे आके डिसीजन चेंज करता है, मुझे बिजनेस करना है। सारी तैयारी ये थी कि मुझे फादर के साथ बैठना है, बिजनेस करना है, माँ बाप भी यही पाल पोस के बड़ा कर रहे थे, आने वाला टाइम होगा हमारा संभालेगा। एंड टाइम पर आगे कहता है नहीं, मुझे आपका बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो जॉब करनी है। अब माता पिता ऐसे हो जाते हैं जैसे सब कुछ लुट गया, सब कुछ लगा के सब कुछ खाली हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमें समझना होगा कि पत्रिका क्या कह रही है। उन पत्रिकाओं का अवलोकन बहुत आवश्यक है। वहाँ पर सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है, जो आपने उपाय पूछा है, यहाँ उपाय मैं कोई एक लगा बंधा उपाय नहीं देना चाहूँगा। मैं यहाँ ये कहूँगा कि उस पत्रिका का अवलोकन कराना ज़रूरी है, उस पत्रिका को दिखाना ज़रूरी है कि जहाँ ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये सीधा सा एक हिंट है कि आपको पता लग रहा है कि बृहस्पति कहीं पीड़ित हो गए हैं। छोटी सी बात है, मैं अक्सर एक चीज़ लोगों को कहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, तो आपको कोई सिग्नल मिल रहा है, अलार्म बज रहा है। छोटी सी बात, आपकी जीभ पे छाले होते हैं, आप क्या कहते हैं? पेट खराब हो गया है, तभी जीभ पे छाले आ गए हैं। आंखों से पानी आने लगे तो आपको क्या लगता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी का फैट बढ़ रहा है या आपका वेट बढ़ रहा है, तो बृहस्पति कहीं पीड़ित हो रहे हैं, समझ जाइए, अलार्म बज रहा है। और अगर वेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली लीवर और स्पाइन दोनों प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये अलार्म आपको समझ आने चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीज़ हमें समझाते थे, हमारे लाइफस्टाइल ऐसा था, अब वो सब हटता जा रहा है। छोटी सी बात है, हमारी किचन में ही सारे नवग्रह के उपाय थे, आज वो निकल चुके हैं। क्यों? आज माताओं को ही नहीं पता तो बच्चों को कहाँ से पता होगा? तो इसलिए सबसे ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। जी। तो जैसे आपने बताया कि कुंडली के ऊपर आधारित करता है, सब चीज़ें आधारित होती हैं, तो अभी तक जैसा कि हमने पहले भी जाना, आप अभी तक 2.5 लाख कुंडलियां हैं जिनको आप देख चुके हैं। ये अनुमानित है 2.5 लाख, बहुत अधिक हो चुका है। जी, मतलब लाखों कुंडलियां आप अभी तक देख चुके हैं। उसमें जहाँ कुछ नेताओं या उद्यमियों की, मतलब जो अपना बिजनेसमैन है, उनकी अगर कुंडलियाँ थी, तो कुछ आम इंसान की कुंडलियाँ भी आपने देखी होंगी, मध्यम वर्ग,
के लोग जी, भी जी, उसमें जी। शामिल होंगे, जैसे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। तो कुंडलियों में कोई ऐसी कॉमन चीज़ जो आपको बार बार नज़र आई, कोई ऐसी चीज़ जिसको लगा कि हाँ, ये सबकी कुंडलियों में ये कहीं ना कहीं ये गलती हो रही है, इसको सुधार करना चाहिए इसका? देखिए, अगर आप लाइफ़स्टाइल की बात करें, तो मैंने कॉमनली एक नोटिस किया है कि लाइफ़स्टाइल लोगों का गलत है, जिसकी वजह से उनके ग्रह खराब हो रहे हैं। हम्म, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपने आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लाइफ़स्टाइल को प्रभावित करने वाली बात अगर आपको कहूँ, मुझे याद आता है मैं एक वास्तु विज़िट के लिए गया और वहाँ देखता हूँ कि बहुत अल्ट्रा रिच थे वो। उन्होंने अपने घर को बहुत वेल डेकोरेट किया हुआ और उनके बेडरूम में जाके मैंने जब नोटिस किया, तो मैं हैरान हो गया। ग्लास का डोम बना हुआ है, बड़ा सुंदर गोल बेड है, आयरन बेड है और बड़ा अच्छे से वो डिस्क्राइब भी कर रहे थे, ये हमने इटली से मंगाया, ये हमने वहाँ से मंगाया, मतलब सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे थे। और जब मैं उनकी कुंडलियाँ देख रहा हूँ, तो कुंडलियों में भी कुछ थी नहीं, पर उनकी रियल लाइफ में उससे 100 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। क्यों थी? क्योंकि गलतियाँ इतनी हो गई हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप अपने बेडरूम में ग्लास वर्क बढ़ा देंगे, तो अपने बेडरूम के अंदर राहु को बढ़ा लेंगे। जी। राहु भी हर चीज़ को बढ़ाता है, जैसे बृहस्पति बढ़ाता है। उसका स्वभाव भी है बढ़ाना। राहु को एक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हम बार बार कहते हैं आज बड़ा फॉग है, आज बड़ा फॉग है, हम ये नहीं कहते कि ये राहु है। फॉग राहु का कारक है, तो एकदम बढ़ा देता है, वो दिन में भी अंधेरा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप ग्लास वर्क बढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि आपके बेडरूम्स के अंदर वास्तु दोष पैदा हो जाते हैं और मैरिटल लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने आजकल ये बहुत नोटिस किया है कि बेड को डेकोरेट करने के लिए, बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए ग्लास वर्क बढ़ गया। अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी कर ली हैं जिसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होने लग गए। जी। मैं रायपुर एक वास्तु विजिट पे गया। बहुत बड़े बिल्डर हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि रायपुर की जनता उनको अच्छे से जानती है। उनके घर में जाकर मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि आचार्य जी, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया है कि आप कमी ढूंढ के दिखाइए। मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आपको कोई समस्या? कह रहा हाँ जी समस्या तो है, पर आप ढूंढ के बताइए। मैं बड़ा हैरान हुआ, पर मेरा स्वभाव नहीं है चैलेंज को एक्सेप्ट करना। मैं वहाँ छोड़ देता हूँ कि नहीं, जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है। चैलेंज को एक्सेप्ट करके मुझे अपने आप को साबित नहीं करना है। पर फिर भी क्या हुआ कि मैं इतनी दूर गया हूँ, तो मैंने कहा चलिए देखते हैं, चलिए व्यक्ति का स्वभाव है, बोल रहा होगा। जब मैंने चेक किया और देखा, 2-3 चीज़ों को नोटिस करते हुए मैंने पूछा उनसे कि आपके घर में कैंसर पेशेंट कौन है? तो वो छूटते कहते हैं आचार्य जी मान गया आपको, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है, मेरी मिसेस इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो कैंसर पेशेंट ही हैं और आपने ये डायग्नोस कर लिया, मैं हैरान हूँ कैसे करा। फिर मैंने उनको उसके तर्क दिए और जब उनको वो समझ में आया, उनको पता लगा कि मैंने वास्तु दोष पैदा कर रखे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज कॉमन एक प्रॉब्लम है कि हमारी कुंडली में इतनी स्थितियां खराब नहीं है जितनी हमने वास्तु दोष पैदा कर ली हैं अपने घर के अंदर। जी। क्योंकि हम अपने घर को कहीं ना कहीं सजाने की दौड़ में या उसको अच्छा दिखाने की दौड़ में बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। काला और नीला अपने बेडरूम में या अपने घर के अंदर नहीं बढ़ाना चाहिए, पर आप देखें अक्सर मिलेगा आपको। जी, आजकल तो ब्लैक फर्नीचर ही कितना ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी एक अज्ञानता कि हम जानते ही नहीं ज्योतिष और ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं हमें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं जब हम देखते हैं। आज मैं देखूँ लोगों के घर जाके देखता हूँ, कहता है जी मेरा वार्डरोब ये ब्लैक है, मैं बिल्कुल ब्लैक ही पहनता हूँ। अरे आप शनि को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, अपने जीवन के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो नकारात्मकता तो बढ़ेगी। अगर आप देखें भारतीय संस्कृति में काले रंग को अशुभता का कारक माना जाता है। जी बिल्कुल। और हम आज काले को बढ़ाए जा रहे हैं। युवा आजकल काला रंग पहनना ज़्यादा एक ट्रेंड समझते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कॉमन प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रही है कि जिसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और जब तक किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती वो पूछता ही नहीं है, और जब वो दिक्कत आती है वो इस कदर बढ़ चुकी होती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। जी। जब तक उसको परेशानी समझ में नहीं आती कि हाँ जी ये रंग पहनने से मुझे दिक्कत आ रही है या ये ग्लास वर्क करने से दिक्कत आ रही है। अब छोटी सी बात, जैसे मैंने आयरन बेड कहा, अब शनि का कारक है लोहा, और लोहे का बेड बनाकर अगर आप सो रहे हैं
तो निश्चित तौर पे जान लीजिए जब 12 राशियां का चक्र चलेगा और शनि कहीं गोचर में 7.5 या ढैया के रूप में आपके पास आएगा, तो अब आपको समस्याएं देने वाला है। फिर आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गई, फिर याद नहीं आएगा कि वो बेड की वजह से आई हैं। जी जी। तो इसलिए ये हमें अपनी कॉमन प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा कि आयरन बेड यूज़ नहीं करना है। तो बात समझ में तब आती है जब समय निकल जाता है। मैंने जैसे आपको कहा, वो शेर जो मैंने यहाँ कहा, तो वो यही है कि हमें समय रहते याद रखना है कि कौन सी चीज़ का कब लाभ। ठीक है। तो आचार्य जी, जैसी नई पीढ़ी है वो भी एस्ट्रोलॉजी की ओर बढ़ रही है और वो ज्योतिष शास्त्र सीख भी रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष सीखना बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को ज्योतिष समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और बेसिकली इतना तो जानना चाहिए कि वो अपने आप को समझ सके जी। और अपने आप को समझने के साथ में अपने जीवन को सुलभ बना सके। देखिए, खाना बनाना और खाना खाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, पर हर एक व्यक्ति को खाना बनाना आना चाहिए कि कभी भी उसके काम आ सकता है। तो ज्योतिष भी वैसे ही है कि अपनी पत्रिका भी समझ सके और जो सामने वाला समझा रहा है। देखिए, अब कई बार आप कहते हैं कि हम कैसे जज करें कि सामने वाले को एस्ट्रोलॉजी आती है या हमें सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, एक प्रश्न ये भी आता है। तो ये तभी आप कर पाएंगे आपको अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत समझ में आती होगी। जी जी। अगर आपको समझ में नहीं आती या आपको नहीं पता, तो आप मूर्ख बन जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा सा। देखिए, जब सारी हॉबीज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा इसके लिए भी निकालिए, थोड़ी डीप स्टडी करिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए, और उसके बावजूद भी अगर आपको समय नहीं आता तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपनी पत्रिका को डिस्कस करते हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ आज बृहस्पति की चर्चा करी, तो बृहस्पति की चर्चा में मुझे सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे एक जिज्ञासु व्यक्ति मुझसे अगर पत्रिका पूछ रहा, मैं ही हूँ, जैसे अगर किसी से पूछने जाऊँ तो मैं क्या कहूँगा कि बृहस्पति मुझे किन चीज़ों से लाभ दे सकते हैं, आचार्य जी मुझे क्या करना चाहिए, या किस तरह से मैं बृहस्पति को प्रसन्न करूं। तो जब ये चीज़ें आप पूछना शुरू कर देते हैं, या हर ग्रह के लिए आप करना कि मुझे शनि को प्रसन्न कैसे करना है, मैं 9 ग्रह को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, तो आप अपने आसपास के सारे लोगों के साथ में नेचुरली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल, माता के पैर छूने चाहिए। क्यों छूने चाहिए? क्योंकि वो मेरी माता है सिर्फ इसलिए? नहीं, इससे ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, साथ में उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। पहली टीचर माँ है जी। पहली गुरु माँ है, और साथ में वह चंद्रमा का कारक भी है। तो चंद्रमा भी बलि हो रहा है, बृहस्पति भी बलि हो रहा है। आप ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक बच्चे को सिखा देंगे या समझा देंगे, तो निश्चित तौर पर वो उस माइंड सेट के साथ में पैर छू रहा है और उसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि उसे पता है कि इसको करने के बाद मुझे ये मिलने वाला है। साथ में अगर जैसे मान लीजिए पिता सूर्य का कारक है, तो आपको पता है कि मेरा सूर्य बलि भी होगा। अगर आप 5 साल के बच्चे को ये सिखाना शुरू कर देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ 25 साल तक वो आधा एस्ट्रोलॉजर तो बन चुका है कि उसे पता है कि कौन सा ग्रह किससे जुड़ा हुआ है। भाई, बड़ा भाई मंगल होता है। बड़े भाई से आपने अपशब्द नहीं कहने हैं, उसको मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना है बड़े भाई पे। छोटे भाई को अगर आपने सिखा दिया, तो बड़े भाई को भी आप ये बता देंगे छोटा भाई बुद्ध होता है, मारना मत, बुद्ध पीड़ित हो जाएगा जी। बहन शुक्र होती है, हाथ मत लगाना, शुक्र पीड़ित हो जाएगा। तो वो अपने आप रिलेशंस को अच्छा करने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं ज्योतिष भी सीख रहे होंगे। मैं अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता हूँ, कैसे उनको एस्ट्रोलॉजी की टीचिंग्स दे रहा हूँ। मैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा उठो तो बिस्तरे को ठीक करके उठा करो, शुक्र बलि होता है। नहा के निकलो तो वाइपर मार के निकलो, वाइप कर दो ताकि चंद्रमा ठीक हो जाए। अब ये चीज़ें मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं, उस वक्त उनको ये चीज़ समझ में आती है और उसको वो बड़े मज़े से करते हैं। और फिर कई बार मजाक मजाक में कहते हैं, भाई तूने आज वाइप नहीं किया, तेरा चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। पर इससे क्या हो रहा है, उनको लर्निंग मिल रही है, वो एक अच्छे बच्चे बन रहे हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजी की समझ भी आ रही है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो अगर इस तरह का माहौल हम अपने घर में बना लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।
तो आचार्य जी, ये तो बात हुई सवालों की, जो व्यूवर्स के सवाल थे। अब बात बढ़ते हैं एक फन सेगमेंट में आगे, जो बहुत ही कुछ मज़ेदार सेगमेंट है। इसमें हम आपको कुछ ना संकेत देंगे, जिसके माध्यम से आप हमें थोड़ा अंदाज़ा लगाकर हमें बताएं कि बृहस्पति गोचर से जुड़ी किस चीज़ के बारे में या किस अवधारणा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला मेरा प्रश्न है कि मैं एक नक्षत्र हूँ जहाँ बृहस्पति अपनी उच्च डिग्री पर है। मेरा अर्थ है रोशनी की वापसी या अच्छी चीज़ का दोबारा आना। पुनर्वसु नक्षत्र। जी। अगला है कि मेरे स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, जो जब गुरु मुझ में बैठते हैं, यह एक राजा का अपने घर में आने जैसी बात होती है। कर्क राशि में आना। कर्क राशि में आना। उच्चस्थ स्थिति में आना। जी। मैं वह योग हूँ जो तब बनता है जब बृहस्पति अपनी उच्च, मूल त्रिकोण और स्व राशि में केंद्र में हो। हंस योग। हंस योग। अब अगला है कि मैं पंच महापुरुष योगों में से एक हूँ। मेरा नाम एक पवित्र पक्षी के नाम पर है। अगेन हंस योग। अगेन हंस योग। ठीक है सर, अब अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि मैं वह अवस्था हूँ जब बृहस्पति सूर्य के बहुत पास आ जाते हैं और उनकी शक्ति कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाती है। अस्त होना। बृहस्पति का अस्त होना। जी। मैं वह क्षेत्र हूँ जिसे बृहस्पति के कर्क में होने पर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। मुझ में घर, माँ और भावनात्मक सुरक्षा का संबंध है। मतलब ये कौन सा भाव होगा? मतलब वैदिक ज्योतिष में मुझे यस चतुर्भाव कहते हैं। तो जैसा कि अभी आचार्य जी ने हमें बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में हमने बहुत ही छोटे छोटे सवालों के आसानी से जवाब हमें मिल गए हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब जो बृहस्पति से रिलेटेड, उनके गोचर और उनकी चाल से रिलेटेड थे, हमें मतलब इस बात को हम समझते हैं कि आपको उनके जवाब भी आसानी से मिल गए होंगे। अगर आप इसी तरह के और भी सवालों के जवाब हमसे लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको और भी नॉलेज मिल सके, तो आप इसी तरह हमारे पॉडकास्ट से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।